मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। वक्ता का स्वरूप, ये प्रकरण हमारा फिलहाल चल रहा है। कल हमने वक्ता के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा की थी। कौन से? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, एक विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। ये दो गुणों को हमने अच्छे से समझा था। कल जाते जाते मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। वो होमवर्क क्या था और उसका उत्तर भी क्या है, दोनों भी चाहिए। बताइए कर। क्या कहा? आपकी आवाज नहीं आ रही शशि जी। वक्ता का स्वरूप और पंडित जी के गुण बताने हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ढूंढ के प्रत्येक वक्ता के गुण। हाँ, प्रत्येक वक्ता के गुण ढूंढ के निकालने हैं। और कहाँ तक बोला था? पेज के हाँ, बराबर। तो आपको मिले क्या? कितने मिले? 15 मिले हैं। 15। ओके, आपको 15 मिले हैं। और मेरे को 17 मिले, मैंने ग्रुप में डाले लिख के। अच्छा। एक मिनट। हाँ, 15 के एंड तक ही बोला था मैंने, तो पूरा ही कवर किया था इसलिए। नहीं, 15 के आपने पूरा कवर किया, ठीक है। और 15 के एंड तक ही वैसे मैंने पूछा था। आपने 15 निकाले, 17 निकाले, कोई बात नहीं। पर वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर 9 गुणों की चर्चा की है। मैंने आपको कल एक हिंट भी बताया। कैसे? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। तो ट्रिक क्या थी? जहाँ वक्ता कैसा होना चाहिए लिखा है उसके बाद का पुनश्च। हाँ, करेक्ट। पुनश्च ये शब्द आ गया तो समझना नया गुण चालू कर दिया है। तो देखेंगे तो पुनश्च आपको 8 बार मिलेगा, 9 बार क्यों नहीं? अरे जो पहला गुण है वहां तो सीधा प्रकरण ही चालू कर दिया, तो वहां पर थोड़ी ना पुनश्च लगाएंगे, बराबर। तो पहले गुण के लिए तो सीधा उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। जो दूसरा गुण है वहां से उन्होंने पुनश्च इस शब्द से चालू किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 गुणों की चर्चा की है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हाँ, और भी आगे कई सारे गुणों की चर्चा की है, बहुत सारे गुणों की चर्चा की है, परंतु मैंने आपको स्पेसिफिकली पेज नंबर 15 तक ही बताया था, ठीक है। कल अपन ने 2 की चर्चा की थी, आज हमें 3, 4, 5, आज जैसे समय हमें अनुमति देगा उस हिसाब से हमें चलना है। हाँ, मैं तो 6 तक का टारगेट रख के आया हूँ, हुआ तो बहुत अच्छा। देखिए, तीसरा गुण पेज नंबर 14 पर आकर के रुके हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि अब 1 मिनट, ऐसा थोड़ा देख पा रहे हैं, हर गुण के बाद में वे कैसे चालू करते हैं? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। हर इसमें उन्होंने शुरुआत वैसी ही की है, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि। अब ऐसे
पदों का, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करके पंडित जी साहब क्या कहना चाहते हैं? पुराने वाले गुणों को भी याद दिला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं क्या? ओके, बहुत बढ़िया। पुराने गुणों के साथ साथ इनको भी जोड़ना, मतलब पुराने गुणों को तो याद किया ही है, आने वाले गुणों को भी उन्होंने जोड़ दिया। और वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं, ये उनके प्रस्तुतिकरण की शैली है। मतलब देख रहे हैं, एकदम देसी भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ चर्चा कर रहा होता है और वो कहे, और जानते हो ऐसा हुआ, और जानते हो वैसा भी हुआ, और जानते हो यहाँ से ये लोग भी आए थे, और जानते हो मुझे वहाँ पर भी जाने का मौका मिला, तो ये जो व्यक्ति होता है ये स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत उत्साहित होता है। ये तहे दिल से कुछ बात कहना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। पंडित जी साहब की बस वही भावना यहाँ पर दिख रही है। वे एकदम अंतर भावना से वक्ता के स्वरूप को बता रहे हैं। एक प्रकार से यूँ समझिए, वे वक्ता के स्वरूप को बता नहीं रहे हैं, वक्ता के स्वरूप को वे जी रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक गुण आप पाएंगे कि पंडित जी साहब में घटित हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने एकदम सिंपल भाषा में, जैसे कोई दोस्त आकर के कहता है ना, और जानते हो क्या हुआ, और जानते हो क्या हुआ, बस उसी शैली में इन्होंने भी बात की है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि ओके, तो हाँ, सहजी में मैंने पूछ लिया। तीसरा गुण है सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चयादि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन, नहीं बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, पहले रुकिए, पहले तो अपन इतना ही समझते हैं। सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया जी, हाँ। ओके, हाँ, अब प्रश्न मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, सम्यक ज्ञानी मतलब क्या? कौन सा सम्यक ज्ञानी? फिर से एक बार बता दूं, अपन ये चर्चा कई बार कर चुके हैं। चूंकि यहाँ प्रकरण पुनः आया है, ये प्रकरण उठाना जरूरी है, इसलिए मैं फिर से उसका स्पष्टीकरण करूंगा। सम्यक ज्ञानी कौन सा? 2 शब्द मैंने बताए थे, कोई याद कर सकता है? 2 प्रकार के सम्यक ज्ञानी होते हैं, एक डैश डैश आश्रित, एक डैश डैश आश्रित। दोनों के भी क्या क्या आश्रित ऐसा बोल रहे हैं? आप करीब है। निश्चय व्यवहार? नहीं नहीं नहीं, आगम आश्रित और आत्मा आश्रित, ऐसा क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगमाश्रित और आत्माश्रित ना कहकर के आप अनुभवाश्रित कहिए, ठीक है? आप वैसे क्लोज ही थे, बट यू गॉट द पॉइंट। आगमाश्रित और अनुभवाश्रित 2 प्रकार के सम्यक ज्ञानी। आगमाश्रित मतलब क्या? आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी माने ऐसा ज्ञानी जो जिनागम के समस्त रहस्यों को जानता है। रहस्यों को जानता है मतलब वो सारे अपेक्षाओं को समझता है। रहस्यों को जानता है मतलब इतना ही जानना, सारी अपेक्षाओं को समझता है। कौन से प्रकरण में कौन सा कथन किस अपेक्षा से लिया गया है, किस अपेक्षा से बताया गया है, ये बराबरी से समझता है। कब कौन सा नय लगाना, कब कौन सा नय नहीं लगाना, ये उसका बराबर ज्ञान होता है। इस गाथा में इस वस्तु का, इस विषय का क्या विशिष्ट अर्थ बनता है, ये बराबर जानता है। सामने वाले को किस प्रकार से और आसान तरीके से बता पाऊं, ये वो जानता है। तो आगम आश्रित मतलब
जिनवाणी के एक एक विषयों को वो जानता है, ठीक है। और अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी मतलब वास्तव में जिसे सम्यक ज्ञानी कहा जाता है द्रव्यान योग में, अध्यात्म में। अध्यात्म तो यही कहेगा ना, जिने क्या है वो, जिसने आत्मा को जाना वही सम्यक ज्ञानी। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। 6 में भी बात अपन ने पढ़ी है, बस वही बात कहते हैं। परमार्थ रूप से देखोगे, अपने आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना, वही तो सच्चा सम्यक ज्ञान है। अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान उसी को तो कहते हैं। परंतु अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ भी काम का नहीं है। क्यों? अरे सामने वाले को अनुभव हुआ है नहीं हुआ है, इससे हमें क्या फायदा होगा? सामने वाला जब हमें जिनवाणी की कुछ बातें सुनाएगा तब तो हम स्वयं का अनुभव कर पाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? सामने वाला जब सामने वाला जब 2 बातें हमें बताएगा कि जिनवाणी में क्या क्या कहा गया है, किन रहस्यों से कहा गया है, तभी तो हम अनुभव कर पाएंगे। जब तो वो बताएगा नहीं, हम अनुभव कैसे करेंगे? इसीलिए आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा यहाँ पर जानना। कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें हठाग्रह नहीं होना चाहिए, कि वक्ता अनुभवाश्रित ही होना चाहिए। आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी ऑफकोर्स चलेगा, हाँ अगर अनुभवाश्रित हो तब तो फिर सोने पे सुहागा, नथिंग लाइक दैट। बट अगर अनुभव नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए जिन लोगों का ये आग्रह हुआ करता है कि नहीं वक्ता तो सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता तो ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता तो ज्ञानी होना चाहिए, और इसी आड़ में वे इस भ्रम में अटक जाते हैं कि सिर्फ गुरुदेव ही ज्ञानी थे और उन्हीं के फिर सीडी प्रवचन टेप आदि चलाते रहते हैं। अन्य विद्वान को गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। ऐसे कई सारे स्थान आपको मिलेंगे। इसलिए ये हठाग्रह बिल्कुल भी रखना जरूरी नहीं है, रखना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसा कह करके गुरुदेव की महिमा कम नहीं कर रहा हूँ, अवश्य ही उन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम किया है, परंतु मैं लोगों के उस विकृत भावना को टोक रहा हूँ जिन्होंने बस एक ही व्यक्ति को सर्वस्वी मान लिया है, उसी को ज्ञानी मान लिया, सम्यक ज्ञानी मान लिया, सम्यक दृष्टि मान लिया और उसी की जय जयकार करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अब गुरुदेव हुए बहुत टाइम हो चुके, अब तो लाइव विद्वान कोई आए तुमको पढ़ाए तो तुमको ज्यादा इफेक्ट करेगा। अरे होंगे गुरुदेव तुम्हारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारी, प्रत्यक्ष रूप से तो सामने वाला विद्वान ही कार्यकारी होगा ना। आगमाश्रित सम्यक ज्ञान की महिमा जानना। इसमें एक चीज और हो रही है, मान लीजिए कोई अनुभव आश्रित भी सम्यक ज्ञानी है, हाँ वो भी अल्टीमेटली वो बताएगा तो आगम के थ्रू ही ना। एब्सोल्युटली सही बात समझी आपने। अनुभवाश्रित भी अगर होगा तो वो तो बताएगा ही जिनवाणी के अनुसार ही। क्यों? अनुभव किया है तो सच्ची बात तो जानता ही होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि वो गलत बात कहेगा। प्रयोजनभूत तत्वों का वो सही ज्ञान ही देगा, देवशास्त्र गुरु का सही ज्ञान ही देगा, वस्तु स्वातंत्र का सही ज्ञान ही देगा, नयों का सही ज्ञान ही देगा वो। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अनुभवाश्रित होगा वो तो देगा सही बात ही, परंतु ऐसा हो सकता है ना कि अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी प्रवचनकार ना हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे जितने भी तिर्यंचों को सम्यक तो होता हुआ देखा जाता है, शेर है, हाथी है, उनका कहाँ आपको प्रवचन सुनने को मिलता है? नहीं सुनने को मिलता। हाँ, प्रवचन अगर आपको सुनने हैं
तो आगमाश्रित जो व्यक्ति है, जिसको आगम का यथार्थ ज्ञान है, उसी से सुनना होगा। ठीक है, हाँ, बट जैसा आपने कहा वो भी बात बिल्कुल सही बन ही जाती है। और जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है वो भी प्रवचन का भाव नहीं आता उनको भी ना? बराबर, बहुत बढ़िया। जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है उनको भी भाव नहीं आता प्रवचन का, तो फिर वे भी इस लिस्ट में से हट सकते हैं। एक मिनट। और ऐसा भी हो सकता है ना, जो अनुभव आश्रित है वो उसको ये जो वक्ता का स्वरूप गुण है शास्त्र वांचन योग्य बुद्धि वो ना हो, बन सकता है ना कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। बराबर बराबर, आपकी वो भी बात बिल्कुल सही है कि पढ़ना लिखना ना जानता, उसको बस भाव के स्तर पर समझ गया कि क्या चीजें क्या होती है। तो अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी अगर उसको ये बातें नहीं पता है तो वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। बराबर है, इसलिए अनुभवाश्रित नहीं होना, मतलब हुआ तो वेल एंड गुड, परंतु आगमाश्रित तो होना ही चाहिए। दो बातें, आगमाश्रित होना ही चाहिए, अनुभवाश्रित रहा गुड, नहीं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए पढ़ते हैं, कोई पढ़ेगा? पढ़ूं मैं? हाँ जी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। बस क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा न हो तो अन्य व्याख्यान करके अन्य ही रूप से वो प्रवृत्ति कराए। सिंपल सी बात है। अब मान के चलिए वो अनुभवाश्रित है, मान के चलिए वो अनुभवाश्रित है, ठीक है। अब अनुभवाश्रित है परंतु उसको टेक्निकल चीजें पता नहीं है। अगर टेक्निकल चीजें उसको पता नहीं है तो सही से प्रस्तुतिकरण कर पाएगा क्या, सही से अपनी बात रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। जिसको हार्डकोर जिनवानी का नॉलेज है वही आपको सही से गाइड कर पाएगा। और नया आदि के जैसे विषय देखने होंगे तो किसी गुरु के अंडर रह करके ही पढ़ना बहुत 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 कार्यकारी होता है, क्योंकि नए ज्ञान को अगर बिना गुरु के पढ़ेंगे तो बहुत 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 बड़ी जोखिम उठा रहे हैं। नए को तो किसी गुरु के अंडर रह करके ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। गुरु भवंति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। गुरु की शरण में जाओ, आपको बराबर सिखा देगा। और सही रूप से समझाएगा। जिसके पास वो एक्सपर्ट नॉलेज है आपको सही रूप से समझाएगा चीज़ें क्या कैसे चलती है, क्या चलती है, किस प्रकरण में कौन सा नय लगाना कौन सा नहीं लगाना, ये आपको बताएगा। अगर उसको नयों का भी ज्ञान नहीं होगा तो आपको मिसगाइड करेगा, और आप मिसगाइड हो गए तो आप उसी तर्क को लेकर के जहाँ जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पर गलत ठहराए जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वक्ता के ऊपर। उसने कुछ भी अंडशंड बात नहीं करनी चाहिए, उसने योग्य ही बात रखनी चाहिए। जो भी कहूँगा जिनवाणी के अनुसार ही कहूँगा, जिनवाणी अनुसारी के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा, और कहा भी तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूँगा। ऐसी बात वक्ता में होनी चाहिए। अगला गुण देखते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। हाँ, चौथा गुण लिखेंगे, जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। जी एक मिनट में ये जानना चाह रहा था, हाँ। जैसे वो मुनि महाराज का आता है विश्वास भिन्न आसमान, हाँ उनको भाव और ज्ञान था सिर्फ, तो वो उनका नॉलेज फिर बाद में होता होगा, आगम का भी ज्ञान हो जाता होगा, बट वो पहले उनको आत्मानुभूति हो जाती है।
ऐसा भी होता है क्या? हाँ, पहले आत्मानुभूति हो जाती है और बाद में फिर उनको ये सब जो अपन टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। चौथा गुण क्या लिखा है अपन ने? जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। प्रश्न है, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से सहित होता है, सप्त भयों से रहित होता है? हाँ, सप्त भयों से रहित होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, मतलब यहाँ पर भयभीत दिखाया जा रहा है। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लग रही है क्या? पाप में और इसमें फर्क है। हाँ, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे? आपने हिंट तो बराबर पकड़ ली है। नहीं, सप्त भय जो बताया है वो सब पाप रूप है। हाँ, और ये जो जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, उसमें पुण्य को तोड़ के पाप में जाने की बात है, और वो पाप को तोड़ ये करने की बात है, ऐसा है। हम सप्त पाप भी पढ़ने की बात है उसमें, बराबर सप्त भय में बराबर इसको। बराबर करेक्ट। जो सप्त भयों की बात अपन करते हैं, ये लोक भय, परलोक भय आदि आदि, क्या कह रहा था मैं? हाँ, जो ये लोक भय, परलोक भय आदि 7 भय हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं बाबा, मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और यहाँ पर जो भीरुपना बताया जा रहा है, ये भव भीरुपना है, ये जिनाज्ञा को भंग करने का भय है। तो ये भय और सप्त भय, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये जो भय कहा जा रहा है जिनाज्ञा भंग करने का भय, और वो सप्त भय वाला भय, इनमें अलग अंतर है, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है साहब? जो सप्त भय वाला भय है, वहां पर आपके क्या कहना चाहिए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बहुत होगा। आगे शब्द ख्याल में, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बहुत होगा। और जो अपन कहते हैं जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय, वो हाँ, एक मिनट बस, मेरे में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो जिनाज्ञा भंग करने का, मैं बार बार मैं वही रिपीट कर किए जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्लो टूट रहा है मेरा। एक काम करता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको थोड़ा फटाफट कवर भी कर लेंगे। आज अपन थोड़ा जल्दी ही रुक जाएंगे, मुझे अभी क्या है, थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। अपन इतना थोड़ा कवर करके कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो जिनाज्ञा भंग करने का जो भय है, वो थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना, जो सप्त भय है वो थोड़ा नेगेटिव वे में जाते हैं। ओके, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। मतलब क्या? जिनाज्ञा को भंग कर दिया, जीव नित्य ही है, स्यादवाद लगाया ही नहीं, अनेकांत लगाया ही नहीं, गया जिनाज्ञा का भंग कर दिया। यस, देव शास्त्र गुरु भाला तलवार भी पकड़ सकते हैं, रोटी चांदी भी पकड़ सकते हैं, होते हैं ऐसे देव? नहीं, गया जिनाज्ञा को भंग कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो करना सख्त मतलब मनाही की गई है, जिनाज्ञा को भंग नहीं करना। और अगर करेगा तो स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी बुरा करेगा ही करेगा। इनके लिए छह ढाला में उपमा दी है। किसकी? छह ढाला में किसकी उपमा दी है? स्वयं भी डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा।
उपल नाव। करेक्ट, उपल नाव, पत्थर की नाव, स्वयं भी डूबेंगे औरों को भी ले डूबेंगे। तो क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। सो ही कहा है, बहुगुण विजाणी लियो लयो असुत भाषी तहा विमोत्तवो जहवर मणि जुतो विहो विघयरो विसहरो लोए। देखिए एक शब्द आया यहाँ पर, असुत भाषी। सुत्त मतलब होता है सूत्र, भाषी मतलब भाषी। तो असूत्र भाषी या उत्सूत्र भाषी। उत्सूत्र भाषी मतलब जो कंटिन्यूअसली गलत गलत चीजें ही कहते जाता है। जिनागम में वैसी बात नहीं है, पर वो गलत गलत कहते जाता है और कहता है कि हाँ जिनागम में ऐसी एक अपेक्षा मिलती है तो उस अनुसार इतना तो चलता है, इतना किया तो क्या हुआ, इतना तो चलता है, नहीं वो नहीं, तो जिनाज्ञा को भंग कर रहा है। ओके, अर्थ पढ़ते हैं। जो अनेक समाधिक गुण तथा व्याकरणादिक विद्या का स्थान है तथापि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। कहते हैं जिसको व्याकरण विद्या आदि बहुत 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 चीजें पता है परंतु उत्सूत्र भाषी है, सही क्या गलत क्या इसको ज्यादा पता नहीं चल रहा है, तो वो तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। ठीक है, इसलिए मणि के पीछे सर्प को ना पकड़ लेना और कहीं सर्प को पकड़ लेने पर डस मत जाना, मतलब वो तुमको डस ही लेगा, ऐसी बात है। हाँ, देखिए दो गुणों की चर्चा तो अपनी हो गई है। हाँ, मैं चाहता हूँ अभी अपन थोड़ा रुक ही जाते हैं, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। भैया जी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप में से मेरा नाम हट गया है। अच्छा, आपको नए मैसेज नहीं आ रहे क्या? नहीं जी नहीं, मैं इससे हटकर पूछ रही हूँ आपसे, बात बता रही हूँ कि मतलब आज भी 8:30